नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वास त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, शानंद होंगे और सब कुछ कुशल मंगल होगा। पहले हमने इस पूरे इंटरेक्शन प्रोग्राम को केवल लाइफ साइंस पे कन्फाइन करके रखा था, लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आने लगा कि क्यों ना हम इसको बाकी जो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इसे एप्लीकेबल करें। तो मैं यहाँ लगभग 75% बातें वो करूँगा जो सभी स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होंगी, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के लोग हों या वो केमिकल साइंसेस के हों, फिजिकल साइंसेस के हों, और लाइफ साइंसेस की तो बात ही चल रही है। तो इसमें सबसे पहली बात जो मैं करूँगा, आपको ये कोशिश रहेगी कि हम मिक्स लैंग्वेज में बात करें, जिससे बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको मैं अगर शुद्ध हिंदी में बोलूँगा तो आपको समझने में समस्या आएगी। दूसरी बात, अगर मैं कम्प्लीटली इंग्लिश में बोलूँगा तो हो सकता है किसी को भाषा की समस्या हो। तो इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए विल बी यूजिंग मिक्स लैंग्वेज। अब जैसा कि ये CSIR नेट का एग्ज़ाम है, तो आप सभी इसके प्रारूप से परिचित होंगे और इसमें बेसिकली परास्नातक के बाद, मास्टर्स के बाद आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। कुछ परसेंटेज की कंडीशंस होती हैं उसके बाद, और इसमें JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप और नेट LS दो चीज़ें आपको अवार्ड होती हैं। JRF उन लोगों को दिया जाता है, ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। JRF उन लोगों को दिया जाता है जिनकी मेरिट अच्छी होती है। तो इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है, काफ़ी बड़ा है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि अगर आप सिलेबस को देखते हैं, अगर आप सिलेबस पे जाते हैं तो अपने आप में सिलेबस देख के ही लोग घबरा जाते हैं कि बड़ा लेंथी सिलेबस है। तो इसकी तैयारी की क्या योजना हो, हाउ वी शुड प्रिपेयर दिस, इसके लिए पूरी स्ट्रेटजी वाले पार्ट पे हम बात करेंगे। और आपको एक चीज़, जब हम इस पूरी चर्चा को समाप्त करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये एक अनकॉमन डायलॉग है, आपने इस तरीके से कभी इस चीज़ को सोचा ही नहीं। और मैं आपके साथ दावा कर सकता हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप जितने स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता। ये मेरा अनुभव रहा है मेरे जूनियर्स पे, और इसको मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स पर भी एक्सपेरिमेंट करके देखा है, एंड 95% ऑफ देम हैव क्वालिफाइड। सो देयर इज नो रीज़न टू डाउट दिस स्ट्रेटजी, राइट? द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू फॉलो इट स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करिए। ये बड़ा ही साइंटिफिकली, पूरा पेडागोलॉजिकली डिफाइंड है, और आप इसको करके देखिए, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरी जो चर्चा होगी वो दो बातों पर केंद्रित रहेगी। नंबर 1 कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, और दूसरा हाउ टू परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन, हाउ यू शुड आस्क द ऑब्जेक्टिव्स, हाउ यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द CSIR नेट। तो सबसे पहले आप ये करिए कि आप सिलेबस ले लीजिए, और जो अपना सिलेबस लीजिए, तो जब हम लाइफ साइंस की बात करते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस मैंने नहीं देखा, जो भी सिलेबस हो, तो लाइफ साइंस में लगभग 13 यूनिट्स हैं, लगभग 13 यूनिट्स। और ये जो 13 यूनिट्स हैं, इनको देख के लगता है कि हार्डली देयर वुड बी एनी पार्ट ऑफ लाइफ साइंस विच वुड हैव बीन लेफ्ट इन दिस। कोई शायद ही ऐसा पार्ट हो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो कि इसमें छोड़ा गया। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको ये पूरे के पूरे जो भी आपका सिलेबस हो, उस सिलेबस की पूरी यूनिट्स देखनी है। 13 यूनिट आपने, जैसे लाइफ साइंस की बात करें तो उसमें 13 यूनिट्स हैं, तो हमने इन 13 यूनिट्स को देखना है। जब हम इन 13 यूनिट्स को देखें तो यहाँ हमें, मैं ये सिलेबस क्यों कह रहा हूँ, सिलेबस की एनालिसिस, बिना परेशान हुए, क्योंकि सिलेबस लेंथी है, देखने के बाद आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं कई बार। तो ऐसा नहीं करना, एकदम कूल माइंड से आप सिलेबस को देखो तसल्ली से, और उस सिलेबस में आप ये करो कि उसमें ये आइडेंटिफाई करो 13 यूनिट्स में
कि कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जिनमें आप पहले से ही अच्छे हो। जैसे हर आदमी का एक बेंट ऑफ माइंड होता है, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपका बेंट ऑफ माइंड है, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको कौन से एरियाज पसंद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी, मेडिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसे ही 13 यूनिट्स दी हुई हैं। तो आप ये आइडेंटिफाई करिए कि कौन से एरियाज ऐसे हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, जिनमें आप अच्छे हैं। अब इसमें 3 प्रकार की चीज़ें निकल के आएंगी। इन 13 यूनिट में जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होंगे उनको हो सकता है कि वो 9 से 10 यूनिट में अच्छे। जो एक एवरेज स्टूडेंट होगा, मतलब एवरेज से मेरा मतलब उसकी तैयारी अगर एवरेज स्तर की है, तो वो 7 से 8 यूनिट्स में अपने को कंफर्टेबल पाएगा कि 7 से 8 यूनिट्स में जो हमें बहुत अच्छी लगे। एक जो एकदम स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने तैयारी नहीं ठीक से करी है, उसके 5 से 6 यूनिट्स में लगेगा कि हाँ, इन यूनिट्स में मैं ठीक हूँ। तो पहला तो फर्स्ट स्टेप इज ओपन योर सिलेबस, आइडेंटिफाई द यूनिट्स इन विच यू आर ऑलरेडी गुड। ठीक है, तो आप कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जिनमें आप पहले से अच्छे हैं, तो उसको आप आइडेंटिफाई करिए, उसको आप मार्क कर लीजिए। इसके बाद अगर ये टोटल जो नंबरिंग है, अगर ये 9 यूनिट से ऊपर आती है 13, तो इतना ही काफ़ी है। अगर किसी का ये 7 यूनिट आता है, किसी का 5 यूनिट आता है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके बाद वो यूनिट आइडेंटिफाई करनी है जिन यूनिट्स को पढ़ना आप पसंद करते हैं। मैंने 2 बातें कही यहाँ, फिर से ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, वो यूनिट्स जिनमें आप अच्छे हैं, पहले आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा, आपने उनको आइडेंटिफाई किया वो यूनिट्स जिन यूनिट्स को पढ़ना आपको अच्छा लगता है। ठीक है, अब ऐसा करके ये पूरा आपका जो स्कोर है ये यूनिट्स का, ये 9 से 10 यूनिट के करीब आना चाहिए। मतलब 3 यूनिट आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से यूनिट्स हैं जो आपको पहले से खुद पसंद है, जिनको आप अच्छा करते रहें, आपको अच्छा लगता है, एक बात। दूसरी बात, कौन से यूनिट्स हैं जो आप पढ़ना पसंद करते हैं लेकिन उन्हें बहुत अच्छे आप नहीं हैं। ऐसे आइडेंटिफाई करके आप 8 से 10 यूनिट्स के बीच में इसको लाइए। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, बाकी की जो यूनिट्स जिनमें आप पढ़ना पसंद नहीं करते, आपको टफ लगती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, उसको आपको अभी टच बिल्कुल भी नहीं करना। ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा, मैं जैसे बोल रहा हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो यूनिट्स आपने पसंद करी कि ये यूनिट हमें ठीक लगती है, या ये यूनिट इसमें हम अच्छे हैं, इन यूनिट्स को आपको बहुत ही फास्ट न्यूज़पेपर की तरह पढ़ जाना है। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर की तरह पढ़ना है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हर चीज़ आपकी निगाह से गुजर जाए, एक जिसे हम कहते हैं सरसरी निगाह से। इसमें आपको चीज़ों को मग अप नहीं करना है। यू डोंट नीड टू क्रैम द थिंग्स, रिमेंबर दिस पॉइंट, आई एम रीइटरेटिंग इट। मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूँ। आपको चीज़ों को याद नहीं करना, आपको सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओनली एंड ओनली आइडेंटिफाई योर एरियाज इन विच यू आर गुड एट, एंड यू हैव टू जस्ट ब्रश इट अप, यू हैव टू फास्ट रिवाइज इट। एक बार आपको उसको झटके में देख जाना है, एक सरसरी निगाह से। अब जब आप ये 8 से 10 यूनिट्स को एक बार न्यूज़पेपर की तरह देख जाएंगे, फास्ट देख जाएंगे, कोशिश करेंगे कि चीज़ें सारी निगाह से निकल जाए, लेकिन याद बहुत करने की चिंता नहीं करें। अब आप पूछेंगे मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये कहने के पीछे मेरा 2 कारण। जब कोई चीज़ बहुत लेंदी होती है और हम शुरुआत किसी ऐसी चीज़ से करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर सेविंग आवर टाइम इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितनी मेहनत हम लगा रहे हैं और कितने कम समय में उसका आउटपुट चाहते हैं, इसमें हम जो है वो वी विल बी हैविंग एन एज ओवर द अदर्स। हमें इसमें बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे एक एज होगा। तो आपने वो यूनिट आइडेंटिफाई किया जो आपको पसंद है, आपने उसको जल्दी में देख लिया, वो यूनिट पढ़ने की कोशिश की जो आप पसंद करते हैं पढ़ना, तो जाहिर सी बात है आप बेहतर करेंगे इसमें। ऐसा करके जब आपकी 10 यूनिट लगभग आप सरसरी निगाह से उसे देख लें, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत परेशान नहीं होना, ये नहीं सोचना है कि हमको हर चीज़ याद हो जाए, नहीं हो सकता ऐसा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। आप इसे कर जाइए। उसके बाद अब दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि आपको ओपन करना है लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई योर सिलेबस, एनालाइज योर सिलेबस, find out your areas of interest. Now the second step is that you have to
टेक द लास्ट 15 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। आप पिछले 15 साल के जो CSIR के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको ले लीजिए। उन क्वेश्चन पेपर्स को लेने में आजकल मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल रहते हैं। मैं उस पार्ट से बहुत ज़्यादा मेरा टच नहीं रहता, लेकिन जितना मुझे मालूम है ऑनलाइन भी और वैसे भी मार्केट में आजकल 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं। तो आप 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स लेके जिनमें आंसर्स दिए हों और आंसर्स थोड़े ऑथेंटिक ना हो तो ऑथेंटिसिटी आप अपने लेवल पर भी चेक कर सकते हैं। अब इन 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स को लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको इन 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स को रिवर्स ऑर्डर में देखना है। ठीक है, कैसे देखना है? रिवर्स ऑर्डर में देखना है। मतलब अगर मैं 2020 की बात करूं तो पहले हमको 2019 का क्वेश्चन पेपर देखना है, फिर 2018 का, 2017 का, 2016 एंड सो ऑन एंड सो फॉर। इसी क्रम में हमें आगे जाना है। अब जब हमने रिसेंट से ओल्ड की ओर क्वेश्चन पेपर्स को देखा तो अब हमें 3 कलर का पेन मिला, रेड, ग्रीन और आपको जैसे बेहतर लगे आप 3 कलर के पेन लेंगे। अब आपको आपके पास लगभग 145 क्वेश्चंस आते हैं जो अभी का ट्रेंड है, तो 105 क्वेश्चंस की लिस्ट बिना किसी टेंशन के और बिना किसी सेल्फ जजमेंट और एनालिसिस। क्योंकि यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम क्या करते हैं, हमने 150 क्वेश्चंस की सीरीज ले ली, उसको सॉल्व किया, फिर काउंट करने लगे कि हम कितना काउंट करें। नो, यू डोंट नीड टू डू दिस प्रैक्टिस एल्स यू विल बी डिमोटिवेटेड। फॉरगेट दिस। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, आई एम टेलिंग यू, जस्ट फॉलो इट, ब्लाइंडली फॉलो इट एंड यू विल बी सक्सेसफुल। सो आपको क्या करना है, 145 क्वेश्चंस की जो सीरीज है, इस 145 क्वेश्चंस को बड़े ऑनेस्टली, ईमानदारी से, बिना कुछ पढ़े सॉल्व करना। अब आप इसमें क्या पाएंगे कि इसमें भी 3 स्थिति आएगी। एक, जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है वो पाएंगे कि 145 क्वेश्चंस में हो सकता है वो 50, 60, 70 तक क्वेश्चन सही कर जाएं। जिनकी थोड़ी एवरेज लेवल की तैयारी है वो 40 कर पाएँ, और जो बिल्कुल तैयारी नहीं कर पाए हैं वो 35-40 करें। कोई बात नहीं है, आप जिस स्तर पे खड़े हैं उतने को आप चेक करिए। अब 145 क्वेश्चंस में जब ये आ गया कि हमारे पास ये डिटेल आ गया कि 145 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं बिना पढ़े ही कर लेता हूँ। और ये होता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की साइकोलॉजी समझनी बहुत जरूरी है। वो क्या है कि हर एग्जामिनेशन में अगर मान लीजिए से फॉर दैट मैटर इफ देयर आर 100 क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड, अगर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो उसमें लगभग 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोई भी कर लेगा, ये आम जनता का क्वेश्चन है। तो उसको लेके कोई टेंशन नहीं लेना और उसको लेके अति उत्साहित भी नहीं हो जाना कि हमने 40 कर लिया तो हम सब कुछ कर लेंगे। ये अब हमने 145 क्वेश्चंस की लिस्ट थी, 150 की थी, उसमें से अपने आप जो 40 क्वेश्चन हम कर लिए उनको हम ग्रीन मार्क कर देंगे। अब ये जो 145 की लिस्ट है वो कर्टन डाउन हो गई 110, 100 के करीब, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। अब जब आपके पास ये 100 या 110 हो गया तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद अब हमको उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है जिनको हम थोड़ा ध्यान से देखें, जिनमें हम 2 ऑप्शंस में फंस गए। 4 ऑप्शंस होते हैं कि C होगा कि D होगा, इस पे कंफ्यूज करें। उन क्वेश्चंस को करना है, उनके आंसर्स देख लेने हैं और उनको थोड़ी उनकी एनालिसिस करनी है कि C क्यों नहीं होगा और D क्यों होगा। ये जब आप करेंगे तो आप पाएंगे 20, 22, 25 क्वेश्चन ऐसे निकल। उन क्वेश्चंस को आपको ब्लू से घेर लेना। ऐसे करके 15 साल के क्वेश्चंस की आपने एनालिसिस कर ली। तो अभी आपने उन क्वेश्चंस को किया जो आपको पहले से आते थे, उनको आपने ग्रीन मार्क करके किनारे किया। क्योंकि आपकी लिस्ट मान लीजिए अगर टोटल 15 साल के क्वेश्चंस की बनती है, एक एग्जाम्पल के तौर पे लें 2000 क्वेश्चंस की, तो आपने उसमें से निकाल दिया करीब 800-700 क्वेश्चन। अब आपके पास काम के क्वेश्चंस वो बचे जिनमें आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है, मतलब जिनमें 2 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज कर रहे हो, तो आप उनको ब्लू से मार्क कर लो। जब आप सेकंड टाइम उनको देखोगे तो आप पाओगे कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो भी फर्स्ट कैटेगरी वाले क्वेश्चंस में ही आ गए। मतलब यू बिकेम वेरी मच कंफर्टेबल विद दोज क्वेश्चंस। अब बचता वो है 40% के करीब क्वेश्चन जो टफ है, जिसको आपको सोचना पड़ता है, आप उनके आंसर्स नहीं जान रहे हो, उनमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ी इंट्रिकेसी, थोड़ी डिज़ाइन प्रॉब्लम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, जैसा कि नेट में आता भी है। अब उनको कैसे करना है? अब आपको करना क्या है, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं देखने हैं। आपको ये नहीं करना कि 95 नंबर का या 95th नंबर का क्वेश्चन है तो उसका आंसर C होगा या उसका आंसर B होगा। नो, यू डोंट नीड टू डू दिस प्रैक्टिस।
अब आपको करना क्या है, आपको उसका आंसर तो देखना ही है, साथ में यू हैव टू डू द माइक्रो एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन। आपको उस क्वेश्चन का सूक्ष्म विश्लेषण करना है। सूक्ष्म विश्लेषण कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लाइफ साइंस का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि पेनिसिलिन का साइट ऑफ एक्शन क्या है। अब इसमें 4 ऑप्शंस देंगे कि बीटा लैक्टेन की सिंथेसिस के ट्रांसपेप्टिडेशन स्टेप हुए, बीटा लैक्टेन की बैक्टीरियल सेल वॉल के पेप्टिडोग्लाइकेन के सिंथेसिस के ट्रांसपेप्टिडेशन स्टेप हुए, या बैक्टीरियल सेल वॉल के बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को क्लीवेज करता है। ऐसे करके 4 ऑप्शंस हो सकते हैं जो भी। अब इसमें यहाँ हमें क्या एनालिसिस करनी है, हमें ये देखना है कि पेनिसिलिन के ये क्वेश्चन पूछा गया, पेनिसिलिन का ट्रांसपेप्टिडेशन पेप्टिडोग्लाइकेन सिंथेसिस का स्टेप आंसर अगर करेक्ट है तो बाकी 3 इनकरेक्ट क्यों, पहली बात। दूसरा, सिमिलरली हमको इसको आगे और जाके करना है कि क्या और कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो सेल वॉल पे काम करें। तो आप मेरे कहने की बात समझ रहे हैं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू हैव टू नॉट जस्ट मग अप द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन दैट 96 belong to the C and 54 belong to the B, rather you have to micro analyze। तो वो जो कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है, उस कंसेप्ट के अराउंड आपको रिवॉल्व करना। मतलब अगर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक पे क्वेश्चन आया तो आई हैव टू गो थ्रू स्ट्रेप्टोमाइसिन, आई हैव टू गो थ्रू वैंकोमाइसिन, आई हैव टू गो थ्रू टेट्रासाइक्लिन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे हमें और एंटीबायोटिक्स के भी जानने हैं। इसको कहते हैं माइक्रो एनालिसिस और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करना। ठीक है, तो अब आपने ये करना है। अब आप ये जान गए कि पेनिसिलिन या जो भी क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन का ABCD में A आंसर है, क्यों है, और BCD क्यों नहीं। तो आपने क्या किया, इस तरीके से एक क्वेश्चन में आपने 4 फैक्ट्स जाने, मिनिमम 4 फैक्ट्स आपने जाने। ठीक है, जब आपने एक क्वेश्चन में मिनिमम 4 फैक्ट्स जाने तो आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात होगी। इसका मतलब आपके पास 40 क्वेश्चन में 160 फैक्ट्स हुए। आई एम नॉट सेइंग यू आंसर, 160 कॉन्सेप्ट्स निकल के आए। ठीक है, ऐसे आपको पूरे सिलेबस का कर जाना। जब आप पूरे सिलेबस को ऐसा करेंगे तो जैसे आप 3-4 साल के क्वेश्चंस को कर जाएंगे, उसके बाद यू विल फाइंडिंग कि कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होगा, एंड दिस इज बाउंड टू हैपन। ये होना निश्चित है, 100% गारंटेड है। मैं भी आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होगा नेक्स्ट डिस्कशन में जब मैं आऊंगा। वो क्या होगा कि आप ये पाएंगे कि ये क्वेश्चंस या तो डायरेक्ट कभी क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं 10-15%, या क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं लेकिन उनके ऑप्शंस बदल जा रहे हैं। तीसरी स्थिति आ सकती है कि क्वेश्चंस रिपीट ना होकर के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं। ये 3 प्रोबेबिलिटी जिसमें होंगी। अब आपको क्या करना है, जब आपने ये पूरा 15 साल के, एक चीज़ हमेशा जान जाइए कि सिलेबस पढ़ने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन पेपर्स को कितने बार सॉल्व करते हैं। If you will tell me that I have gone through 10 times, I'll say you that go one more time. The key lies in the question answers only. That's it. अब आपने जब ये कर लिया तो आपके पास लिस्ट आ गई। आपने 150 क्वेश्चंस या 145 क्वेश्चंस की लिस्ट को कर्टेल कर दिया 40 क्वेश्चंस पे जिनमें आप फंसते हैं, और उनके कॉन्सेप्ट भी आपने रिवाइज कर दिए। आपने क्या किया, एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले जो 2500 क्वेश्चंस की लिस्ट थी उसको गिरा के आपने 800-700 पे ला दिया, जो कि पूरे दिन भर में आपके लिए रिवाइज करने के लिए आप एग्जाम के एक दिन पहले भी रिवाइज करके इसको जा सकते हैं। और बिलीव मी कि अगर 100 क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो 35 से 40% क्वेश्चंस या तो ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में, या उनके ऑप्शंस के फॉर्म में, या कंसेप्ट्स के फॉर्म में वो जरूर आपसे मैच करेंगे एग्जामिनेशन में। और आप सोचिए कि अगर 100 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनको आपने पहले से आप जानते हैं जिनका आंसर, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ होगा। ठीक है, इसलिए मैं इसे कहता हूँ। तो जब आप इसे कर लेंगे तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, फिर अगेन यू हैव टू गो एंड यू हैव टू ओपन योर सिलेबस। यहाँ भी मैं कहूँगा सिलेबस बहुत फास्ट पढ़ना है। अब आप कहेंगे कि आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा के सिलेबस क्यों पढ़वा रहे हैं, व्हाई आर यू फॉलोइंग द रिवर्स अप्रोच। लेट मी टेल यू, जब आप क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर लिए, उसकी सारी चीज़ें जान गए, पहले मैंने आपको एक प्रिलिमिनरी बहुत फास्ट कहा था कि आप पूरे सिलेबस को ब्रश अप करें, बहुत कम समय देके बिना कुछ याद किए। फिर मैंने कहा कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि फिर से गो बैक टू योर सिलेबस। इसमें क्या करना है, यहां भी बहुत फास्ट सिलेबस को देखो। अब जब आप सिलेबस देखोगे, मान लो आपने फोटोसिंथेसिस का एक चैप्टर पढ़ा, तो अब जब आप सिलेबस खोलोगे तो आप
सारी चीज़ें नहीं पढ़ोगे, अब आप वो चीज़ें पढ़ोगे जहाँ से क्वेश्चन उठता है, बिकॉज आपने 15 साल के क्वेश्चंस की माइक्रो एनालिसिस करनी है। नाउ यू विल बी प्रायोरिटाइज्ड एंड योर बर्डन विल बी डाइल्यूटेड। बहुत बड़ी बात होती है। अब आपको हर चैप्टर में मालूम होगा कि इस चैप्टर में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उठते कहाँ से। जैसे आप मुझे कोई चैप्टर बताओ, कोई सिलेबस बताओ बायोलॉजी का, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फोटोसिंथेसिस है तो इनहिबिटर से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो अब आप ये जान जाओगे कि क्वेश्चंस उठते कहाँ से, ओरिजिन क्या है। तो अब आपका जो पूरा चैप्टर होगा, जो आप पहले बहुत डिटेल में पढ़ते और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते, अब वो आपका प्रायोरिटाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको आप करोगे। अब इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न होगा वो होगा कि ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से कैसे गारंटेड है कि हमें सक्सेस मिलेगी। अब मैं आपको बताऊँ, ये जितना ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ये एक गेम है। आप इस गेम को समझो, इस गेम की साइकोलॉजी को समझो, इसकी माइक्रो एनालिसिस करो। आइए करते हैं माइक्रो एनालिसिस। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एक एग्जामिनी की लिमिट, एक परीक्षार्थी की, एक पार्टिसिपेंट की एक सीमा है, उसके बियॉन्ड वो नहीं पढ़ सकता। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आई डोंट। मैं एक एवरेज विद्यार्थी हूँ और मैं एवरेज तरीके की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एवरेज लोग ही बेटर परफॉर्म करते हैं। अब आपको करना क्या है, तो एक आपकी सीमा है, एक आपकी लिमिटेशंस ऑफ एग्जामिनिंग, मैं उसे कहता हूँ लिमिटेशंस ऑफ एग्जामिनिंग। दूसरा है लिमिटेशंस ऑफ एग्जामिनर। जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर सेटर है, उसके भी लिमिटेशंस। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? डेफिनेटली ये है। जब मैंने, मान लीजिए मैं एक एग्जामिनर, मैं प्रोफेसर हूँ एक यूनिवर्सिटी में, कुछ जगह के पेपर भी सेट करता हूँ, ऑब्जेक्टिव नेचर के भी सेट करता हूँ, तो मैं खुद अपने को पाता हूँ हेल्पलेस कि जहाँ एक सिलेबस आपको फिक्स करके दे दिया गया और 15 साल से उस सिलेबस पे पेपर बन गया। आप मेरी बात ध्यान दीजिएगा। एक एग्जामिनर की मैं मजबूरी आपको बता रहा हूँ, एक एग्जामिनर की लिमिटेशन बता रहा हूँ कि वो कहाँ तक जा सकता है, उसके बियॉन्ड ही कैन नॉट गो। तो सिलेबस एक फिक्स है, मान लीजिए एक पेज का सिलेबस है, और उस एक पेज के सिलेबस में अगर हमारे पास ये लिमिटेशंस है कि हमको इस सिलेबस से ही क्वेश्चंस पुट अप करने हैं, तो मैं कितने वेरिएशंस ला सकता हूं? आप सोचिए, एक लिमिटेड नंबर है। एक साल का दूसरे साल से बदल दूंगा, तीसरे साल बदल दूंगा, चौथे साल बदल दूंगा। 15 साल के क्वेश्चंस मेरे बस का नहीं है बदल करके नया क्वेश्चन पुट अप, पहली बात। दूसरा, एक ही आदमी क्वेश्चन पेपर नहीं सेट करता, अलग अलग लोग सेट करते हैं, तो वहाँ भी डाइवर्सिटी के स्कोप जो होते हैं वो अलग अलग लोगों के हिसाब से भी जाएंगे, तो सिलेबस कन्फाइंड है, आप समझिए। तीसरा, अगर 100 में 5-7% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एकदम इंटायरली डिफरेंट है प्रीवियस कंसेप्ट से, व्हाई शुड आई ब्रेक माई हेड फॉर दैट? मैं अपना सर उसके लिए क्यों फोड़ूं? जब मुझे मालूम है कि मैं 60% में क्वालिफाई कर रहा हूँ, नेट JRF पा रहा हूँ और 65% में शायद मैं SPM काल पे आ जाता हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ अपना सर फोड़ूं? तो हमेशा एक रियलिस्टिक अप्रोच अपनाइए। हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 100 में लगभग 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोई भी कर लेता है, उस पर अति आत्मविश्वास में, अति उत्साह में मत आइए। हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चंस में 10 से 15% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 99% लोग नहीं कर पाते, तो वो सबकी प्रॉब्लम है, आप ही की प्रॉब्लम नहीं है, वो मासेस की प्रॉब्लम है, इसलिए उसके लिए परेशान होकर अपना टाइम वेस्ट नहीं। अब आप आइए रियलिस्टिक। जब आपने 15 साल के क्वेश्चंस का माइक्रो एनालिसिस कर दिया, तो आपकी भी एक लिमिटेशन है और एग्जामिनर की लिमिटेशन है कि 15 साल जो कॉन्सेप्ट्स एक फिक्स सिलेबस से पूछे गए हैं, उसके बियॉन्ड क्वेश्चन पूछ पाना उनके लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट है। आई एम अ प्रोफेसर, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग्स बेटर, कि क्या हमें फेस करना पड़ता है अगर हमें, और उसमें भी 2-3 सेट पेपर्स के बनते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि ये बहुत ही टफ काम है कि 15 साल के कंसेप्ट से हट के एक इंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट लाइए, और वो जो कंसेप्ट आप लाइए वो कंसेप्ट भी ऐसा हो कि वो 15 साल से हट के हो। ये पॉसिबल नहीं है, कि इट्स डिफिकल्ट। 5-10% आप वेरिएशन ला सकते हैं, बट आप 90% वेरिएशन लाने क्वेश्चंस में हो ही नहीं सकते। तो आपको इससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आप जो है, पहली बात तो 40 से 45% रेडीमेड क्वेश्चंस पाएंगे जो आप देखते ही तुरंत सॉल्व कर लेंगे। दिस विल सेव योर टाइम and rather not only this will save your time, rather it will boost up your confidence also। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ हाई होगा। अब ये तो हो गई लेवल ऑफ प्रिपरेशन की बात। मैंने इसको जनरलाइज इस नाते किया, बहुत ज़्यादा लाइफ साइंस पे इस नाते नहीं फोकस किया
कि और भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं और बहुत लोगों की डिमांड थी कि आप ऐसा कुछ बताइए जो सारे सब्जेक्ट्स पे काम कर जाए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स पे ही नहीं, जितने भी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड एग्जामिनेशन होते हैं इस कंट्री में, दिस फिट्स एवरीवेयर। जहाँ भी आपके पास 15 साल के, पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स लगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात, ये तो हो गया हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी। अब इस प्रिपरेशन से भी सबसे ऊपर स्ट्रेटजी होती है एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्मेंस के साथ। हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनेशन हॉल के 3 घंटे में आप कैसे परफॉर्म करें। अब आप 3 घंटे कैसे, आपको अगर आपको कुछ नहीं मालूम, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो कैसे आप एक स्मार्ट गेस करके भी ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते। इसके लिए जब मैं एम्स में था तो हम 3-4 स्टूडेंट्स मिलकर हमने एक प्रोबेबिलिटी बनाई थी, 25-30 क्वेश्चन की। स्मॉल स्केल पे थी, अब तो बहुत लार्ज स्केल पे भी लोग इसको कर रहे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। तो उस समय हमने जो हमारी फाइंडिंग्स थी और जो बहुत सारे लोगों में सफल रही, बहुत सारे लोगों में सफल रहा, मैंने जिन लोगों को ये बताया सबको इससे फायदा हुआ, आपसे मैं वो शेयर करूँ। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने में आपको रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिकॉग्नाइज करना है। मतलब पहले से आपको कोई चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ रखा है तो यू हैव बीन गिवन 4 ऑप्शंस, यू हैव टू ओनली रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर। तो एक डिफरेंस समझिए टिपिकल थ्योरेटिकल एग्जाम में और ऑब्जेक्टिव एग्जाम, ये आपको एक है। दूसरा, एक लोगों के दिमाग में कॉमन नोशन है, एक जनरल एक कंसेप्ट बना हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व होता है, एक भी गलत मत छोड़ो। ऐसा नहीं है, नॉट एट ऑल। ये गलत कंसेप्ट है, आपको गलत बातें बताई गई हैं आपको, बल्कि निगेटिव मार्किंग में आपको बस केवल एक चीज़ देखना है कि क्या वो निगेटिव मार्किंग हाफ, अगर -½ है तो बहुत हिटफुल है क्वेश्चन चूज करने में, उसको ऑप्ट करने में ऑप्शन। लेकिन अगर -14 -13 है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, मैं आपको प्रोबेबिलिटी से समझाता हूं कि कैसे आप इसमें यू विल बी हैविंग एन एज ओवर अदर पार्टिसिपेंट्स। तो पहली बात, निगेटिव मार्किंग अगर -14 है किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में या -13 है, तो आप निश्चित रूप से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, डरिए मत। अब यहाँ एक बात का ध्यान देना, अगर आपको 4 में चारों ऑप्शन नहीं आते, मत टच करिए उस क्वेश्चन। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल फॉलो करना है, बहुत सारे रूल हैं, मैं आपको इसको कभी और आराम से बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहला रूल है रूल ऑफ एलिमिनेशन। रूल ऑफ एलिमिनेशन दैट आई हैव बीन गिवन 4 ऑप्शंस, मुझे एक एलिमिनेट करना है। अब आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, रूल ऑफ एलिमिनेशन कैसे आपके लिए हेल्पफुल होगा, एंड दिस इज रेदर की टू सक्सेस, दिस इज व्हाट माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज। अब आपको क्या करना है कि 4 ऑप्शंस में से आपको एक को एलिमिनेट करना है, मतलब आपको चारों आंसर नहीं जाना, आप एक कोई जानिए, उसको एलिमिनेट करें। अब आप इसको बोलेंगे कि इससे क्या बेनिफिट, मैं आपको बताऊँ। जब 4 ऑप्शंस में से आप एक को एलिमिनेट कर रहे हैं, मतलब आप लगभग 25% अपनी प्रोबेबिलिटी घटा रहे हैं क्वेश्चन के गलत होने की। ये प्रोबेबिलिटी का मैटर है। 4 ऑप्शन से 25-25 अगर मैं इक्वल रखूँ तो 25% मैंने प्रोबेबिलिटी घटा दी क्वेश्चन के गलत होने। तो रूल ऑफ एलिमिनेशन जरूर फॉलो करें। और जो प्रोबेबिलिटी कहती है, लगभग 50,000 क्वेश्चन के जो एनालिसिस की गई है उनके आंसर्स की प्रोबेबिलिटी बना के, वो ये कहती है कि अगर आप एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस में एक एलिमिनेट करने की स्थिति में है, देन यू मस्ट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, 1/3 है, तो यू मस्ट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। यू शुड नॉट लीव दैट क्वेश्चन प्रोवाइडेड यू आर एबल टू एलिमिनेट 1 ऑप्शन ऑफ दैट क्वेश्चन। तो आपके पास 3 ऑप्शंस बचते हैं, आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी कहती है। ये कोई, मैं एक चीज़ और यहाँ स्पष्ट कर दूँ, ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल नहीं है, बट ये प्रोबेबिलिटी का रूल है और बहुत लोगों पे लागू हुआ है, बहुत लोगों को इससे बेनिफिट हुई है। तो मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। एंड मोर ओवर, इफ आई डोंट नो द आंसर, व्हाट अदर चॉइस आई एम हैविंग एक्सेप्ट टू डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो एक तो रूल ऑफ एलिमिनेशन आपको फॉलो करना है। उसी के साथ में आपको दूसरा क्या करना है कि हर क्वेश्चन जिसके ऑप्शंस में ऑल ऑफ द एबव लिखा है, अगर ऑप्शंस में 4 में ऑल ऑफ द एबव आता है, तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि लगभग 80% केसेज में ऑल ऑफ द एबव के सही होने के चांसेस होते हैं। तो 20% रिस्क आप ले सकते हैं। मोर ओवर, अगर 1/4 निगेटिव मार्किंग है, तो ये क्या बताता है कि एक
क्वेश्चन अगर हम सही करते हैं तो 4 गलत करने का हमको राइट मिलता है, हमारा कोई नुकसान नहीं, हम ठीक है। मैं ये नहीं कहता आप ऐसा करो, बट ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप रिस्क लेने में क्यों घबराओ नहीं, थोड़ा आगे बढ़ो। तो आपने एक क्वेश्चन अगर एलिमिनेट कर लिया तो आपने अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी। दूसरा, ऑल ऑफ द अबव के क्वेश्चंस मैक्सिमम पाए गए हैं तो वो सही नहीं होते, ठीक है। अगर आपके सामने एक और कंडीशन आ सकती है कि ऑल ऑफ द अबव लिखा है, 3 जो ऑप्शन है उसमें आप एक को सही जान रहे हो, 2 को सही जान रहे हो, तीसरे को नहीं जान रहे, देन यू मस्ट गो बाय ऑल ऑफ द अबव, एक को आप रिस्क ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कितनी मेरी ये कहती है जो एनालिसिस के लिए क्वेश्चंस की, ये बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस है, कभी आपसे डिस्कस करेंगे। तो उसमें ये कहती है कि ऑल ऑफ द अबव अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यू आर चांसेस ऑफ गेटिंग इट करेक्ट इज मोर देन 80%। तो दैट्स फाइन। उसके बाद अब आपको ऐसे ही अगर आपके पास ऑप्शन आता है नन ऑफ द, मतलब उपरोक्त दिए गए चारों ऑप्शन में से, तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं सही, तो चांसेस ये होते हैं कि नन ऑफ द अबव के सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लगभग 15 से 20%। आप उसको नन ऑफ द अबव सही कभी, मैं नहीं कह रहा अटेम्प्ट मत करो, हो सकता है क्वेश्चन डिपेंड ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, बट आई एम टॉकिंग यू अबाउट द प्रोबेबिलिटी। मैं बार-बार इस चीज़ को रीइटरेट कर रहा हूँ कि मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास नन ऑफ द अबव अगर आप चूज करते हो तो चांसेस ये बहुत जाते हैं कि आप एक रॉन्ग आंसर चूज करें। इसके बाद मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं। मैचिंग में अगर आप कोई एक मैच कर लेंगे तो वो दिया होता है A B C D और ऐसे करके 4 होते हैं। तो 4 में अगर आपका एक A भी मैच करता है तो यू मस्ट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ये आप इस चीज़ को अपने दिमाग में। इसके बाद वो क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी बताती है क्वेश्चंस के आंसर क्या हो। आप सरप्राइज होंगे ये कैसे हो सकता है। जहाँ ग्रामेटिकली क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जैसे कहीं लिख दिया दिस मस्ट बी फॉलोड बाय दिस स्टेप, तो जहाँ भी मस्ट बी दिस इज नेसेसरली फॉलोड बाय दिस स्टेप, उन क्वेश्चंस के गलत होने के, वो ऑप्शन गलत होने के चांसेस अधिक होते हैं। मतलब जहाँ एकदम से कंपल्सरी स्टेटमेंट डाल दिया, जहाँ कह दिया मस्ट बी, वहाँ चांसेस गलत हैं। जहाँ वेट थोड़ा होता है ऑट टू बी ऐसे करके, वहाँ उनके चांसेस होने की प्रोबेबिलिटी अधिक है। तो फिर इसी प्रकार से आपको एक और चीज़ ध्यान में देनी होगी कि जो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको चारों ऑप्शंस नहीं आते तो आप छोड़ो, लेकिन अगर आप 2 ऑप्शंस में कहीं कंफ्यूज कर रहे हो, ऐसा होता है कि 4 ऑप्शंस हैं, आप 2 में कंफ्यूज कर रहे हो, इफ यू आर कंफ्यूजिंग इन 2 ऑप्शंस, यू मस्ट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। एंड लेट मी टेल यू, मैं फिर कह रहा हूँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में, जैसा कि इस नेट में है। तो आपको कभी भी इसमें जो है वो रिस्क लेने से घबराना, मतलब यू शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अब आपको किसी का आंसर ही नहीं आता तो डेफिनेटली यू शुड नॉट अटेम्प्ट, बिकॉज वो आप 100% रिस्क लेंगे। लेकिन जहाँ आप 50%, 75% रिस्क ले रहे हो, यू मस्ट गो एंड यू विल सी योर रिजल्ट। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको 15 साल के क्वेश्चंस की माइक्रो एनालिसिस की बात बताई, अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो और कंसेप्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हो, उस कंसेप्ट को चारों ओर घूम फिर के देख लेते हो, तो मैं आपको ये बता दूं, आप केवल ये भी नहीं कर सकते हो कि आप एग्जामिनेशन में केवल इतना ही बेनिफिट नहीं होगा कि आप एग्जामिनेशन में 40 से 50% क्वेश्चन यू विल फाइंडिंग विच आर रेडीमेड एंड यू विल फाइंडिंग योरसेल्फ वेरी मच कंफर्टेबल विद those questions and your confidence level will be boosted during the examination. Rather, it will save your time also, and moreover, you will become so much confident. You will become confident enough that you can easily predict that which kind of questions can be asked from a particular chapter. अब ये कैसे आपके लिए हेल्पफुल होगा? Definitely, we all are हम सबकी जो आदत है वो at 11th hour preparation है. I don't know about you guys, but I was like this. Keeping things procrastinated and facing them at 11. तो अब होता क्या है, किसी भी एग्जामिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यू मस्ट डायल्यूट योर बर्डन। अगर हमने हैफज़र्ड पढ़ाई करी, अगर हमने कोई प्लानिंग से नहीं करी चीज़ों को, तो एग्जामिनेशन के एक दिन पहले इट इज़ नॉट pragmatic and it is not possible for anybody to revise each and every part of the syllabus. That's a foolish approach and one should not try this in fact. तो आपके पास ऐसा कोई भी जो है वो आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें आप अपने बर्डन को लास्ट टाइम में डायल्यूट करें। और वो आप डायल्यूट
कैसे करेंगे? वो आप डायल्यूट ऐसे करेंगे कि आप अपने सिलेबस का, जैसे मैंने कहा कि आपने 145 क्वेश्चंस को नैरो डाउन कर लिया, उनको लाके आपने कर्टेन कर दिया 40 क्वेश्चन। अब आप अंतर देखो, आप ये है क्या? ये कंपटीशन है। कंपटीशन में क्या है कि आपके साथ 4 लोग हैं, 3 को छोड़ के आपको आगे निकलना है। अब आप ध्यान रखो, जो लोग सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, जो ये नहीं जानते कि उनको कैसे अपने बर्डन को डायल्यूट करना है, कैसे एग्जामिनेशन के एट 11th आवर की स्ट्रेटजी बनानी है, उन लोगों की तुलना में आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली मच बेटर होगा। बिकॉज नाउ यू आर प्रायोरिटाइज्ड, यू नो व्हाट आर द एरियाज वेयर आई एम गुड एट, व्हाट आर द एरियाज वेयर आई एम लैगिंग बिहाइंड, एंड देन you know what are those loopholes which needs to be plugged। तो ये बहुत बड़ी बात होती है आपको अगर ये मालूम हो, और आप इतनी चीज़ों की अगर माइक्रो एनालिसिस करते हैं तो डेफिनेटली आप इस एग्जामिनेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैंने जैसे बताया। और अगर आप नेट के सिलेबस को वर्ड बाई वर्ड फॉलो करने चाहते हैं, जो कि बहुत सारे मैं उस प्रोफेशन से जुड़ा नहीं हूँ, ना मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट है। ये ABVP का एक प्रयास था कि लॉकडाउन के दौरान जो विद्यार्थी घरों में हैं उनको आने वाले फोर्थकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन के लिए कोई एक गाइडेंस दिया गया, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बट मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, वो मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को नहीं टारगेट कर रहा, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि वो जो कहते हैं अगर आप उसको एग्जैक्टली फॉलो करके तो नहीं होने की गारंटी है, होने का मैं नहीं कहता। उनमें से 1-2 क्वालिटी वाले भी, बट जितना वो आपको जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि एक एग्जामिनी की भी लिमिटेशन है, एक स्टूडेंट की लिमिटेशन है, वो कितनी चीज़ों को पढ़ सकता है। तो मैं पूरी बातों को, लेट मी गिव यू द रीकैप ऑफ द होल स्टोरी, लेट मी कंक्लूड, लेट मी गिव यू द क्रक्स ऑफ द होल स्टोरी, व्हाटएवर आई हैव डिस्कस्ड। अब तक जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, उस पूरे का क्रक्स मुझे आपको बता लेने दीजिए। नंबर 1, यू आइडेंटिफाई, यू डू your syllabus analysis, identify the areas where you are already good at, then you identify the areas which you like to study, and this should come somewhere the 70% part of the syllabus, 70 to 80% part of the syllabus। I said you that if there are 13 units, then it should come somewhere 10 units, ठीक है? 9 से 10 यूनिट के बीच में आ जाए, 3 यूनिट्स आप छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके नेट के एग्जामिनेशंस में भी एटलीस्ट लाइफ साइंसेज में जो मुझे देखा उसमें वो दे प्रोवाइड यू ऑप्शंस, ठीक है? तो आपके पास ऑप्शंस है कि आपके पास identify your areas। दूसरा, read them very fast, don't try to mug up the things, you don't need to remember each and every fact, let me tell you। अब उनको आप जितने फास्ट रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो, देख लो। परेशान बिल्कुल मत हो कि ये भूल गया, ये याद हो गया, एक बार बस पढ़ जाओ न्यूज़पेपर की। देन यू कम टू योर क्वेश्चन पेपर्स। एज आई टोल्ड यू कि क्वेश्चन पेपर्स में ही आपकी की है, आपकी सफलता की कुंजी, द की टू योर सक्सेस गोज फ्रॉम योर क्वेश्चन पेपर्स। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर इनएविटेबल, you must have to solve them in order to ensure your success in this exam। There is no other way। तो आप क्वेश्चन पेपर्स लास्ट ईयर के उठाओ, उनका मैंने आपसे बताया, आप उनको 3 कलर के पेन ले सकते हो, आप जैसे भी आप ये मार्क करो कि कौन आपको पहले से आते हैं, रिमूव करो। 2500 क्वेश्चन में ये लिस्ट फिट करके अगर 1500 पे किनारे तो आप 1000। फिर आप आ जाओ 700-800 क्वेश्चन जिसमें आप 2 ऑप्शंस में डाउटफुल हो, उनको देखो, और उसके बाद तब आप आ जाओ उन क्वेश्चंस पे जो आपको नहीं समझ में आते, टफ है, आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, उनके आप कंसेप्ट्स को देखो, कंसेप्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करो। मैंने आपसे बार बार कहा कि यहाँ आपको ये बात ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं बनाने, आपको उन क्वेश्चंस से और पॉसिबल उनके कंसेप्ट पे जाना है, ठीक है? कोई एक इनहिबिटर पूछा जा रहा है अगर आपसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, या कोई भी किसी सब्जेक्ट में कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो आपको बाकी इनहिबिटर्स की नसीहत देनी। तो जब आप इस तरीके से पूरे क्वेश्चंस की एक माइक्रो एनालिसिस कर लोगे तो, और कंसेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करोगे, तो होता क्या है, आप हर क्वेश्चन पे अपने साथ 7-8 फैक्ट्स और जोड़ते जाओगे, तो आपका कंसेप्चुअल पूरा का पूरा पार्ट क्लियर हो रहा है। प्लस वो कैसे तैयार हो रहा है, वो एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। पहले हम क्या करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट और ये बहुत सारे लोग जो आपको बताते हैं, जो गुरु ज्ञान बांटते हैं, वो क्या कहते हैं, बोलते हैं सिलेबस वर्ड बाई वर्ड तैयार करो 4 बार। This is not possible. At least it was not possible for me, and I know several people those who have qualified. None of them had done this actually. तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप उसको वो देखो, वहाँ से लीड लो, क्वेश्चन पेपर से लीड लो, और अगर आपने 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स की माइक्रो एनालिसिस कर ली है, उनके कॉन्सेप्ट्स के अराउंड देख लिया है, तो किसी भी एग्जामिनर को भी बस का नहीं है कि 15 साल के क्वेश्चंस एक फिक्स
सिलेबस से बनाने के बाद वो उन कंसेप्ट से डेविएट कर जाए। अगर ये वेरिएशन आता भी है, वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ, तो भी दिस वॉन्ट बी मोर देन 10%। और 100 में 10% के लिए आप परेशान मत हो। 10% क्वेश्चंस हर एग्जामिनेशन में ऐसे डेलिबरेटली दिए जाते हैं कि वो बहुत सारे लोग सॉल्व नहीं कर पाते। तो आप एक्सेप्शनल बनने की कोशिश वहाँ मत करो। वो आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ये एक सबकी प्रॉब्लम होगी। दिस वुड बी वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम, यू शुड नॉट बॉदर अबाउट। ठीक है, इस तरीके से आप माइक्रो एनालिसिस करो, पुनः सारे क्वेश्चन को कैसे अपनी लिमिटेशन समझो, एग्जामिनर की लिमिटेशन समझो। और अगर आपने ये किया तो नोबडी कैन स्टॉप यू। आई होप आई हैव ट्राइड टू एडजस्ट as much facts, as much tricks I could have incorporated in this short duration of time। and मैंने इस बात का भी कोशिश किया है कि मैं सारे सब्जेक्ट और सारे डिसिप्लिन के लोगों को इसमें एडजस्ट कर सकूं, क्योंकि मैंने लाइफ साइंस की हार्डकोर बात ध्यान नहीं की। क्योंकि मैंने देखा कि जब ये बहुत सारे लोगों का मेरे पास फेसबुक पर इंटरेस्ट आया कि वाई ओनली लाइफ साइंसेज, वाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट। तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ सब्जेक्ट कोई हो, ट्रिक यही काम करेगी। एंड दिस इज अ प्रूफ ट्रिक। यू फॉलो दिस एंड यू विल गेट थ्रू। विश यू ऑल गुड लक एंड ग्रेट सक्सेस इन